Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Sir Time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 1 उसकी सेकंड वीडियो की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में डिक्शनरी के यूज़ के हवाले से बड़ी तफसीली वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई उसको पूरी तरह ट्रांसलेट किया और अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने पेज नंबर 7 पे एंड किया था। दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन 1। यहाँ पे हम खात्मा करेंगे लेसन 1 के फर्स्ट पार्ट का। नो वी मूव टू द सेकंड पार्ट और इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, विच आई होप यू विल एंजॉय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लुत्फानंदोज़ होंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू शो यू द टेक्स्ट ऑफ स्टोरी। सबसे पहले तो हम एक कहानी का टेक्स्ट मतन आपको दिखाने जा रहे हैं। यू विल रीड अ फोक टेल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। आप नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका से एक लोक दास्तान है उसको पढ़ेंगे। द स्टोरीज अबाउट ए नेचुरल इवेंट, और ये कहानी एक कुदरती इवेंट के हवाले से है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम कहानी को पढ़ें आपके लिए, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आगे बढ़ते हैं। रेवन एंड द कमिंग ऑफ द डे लाइट। रेवन एंड द कमिंग ऑफ द डे लाइट, ये स्टोरी का नाम है। रेवन कहते हैं पहाड़ी कव्वे को, पहाड़ी कव्वा, एंड द कमिंग ऑफ डे लाइट, और सूरज की रोशनी का आना। डे लाइट कहते हैं धूप को, उजाले को, सूरज की रोशनी को। पहाड़ी कव्वा और उजाले की आमद या सूरज की रोशनी या धूप की आमद। गेल रॉबिन्सन एंड डोगल्स हिल ये इसके राइटर हैं। तो ये एक उसका स्टोरी में से एक टेक्स्ट यहाँ आपके लिए पेश किया जा रहा है। मैं इसको पढ़ता हूँ। When the earth was very young, जब ज़मीन बहुत छोटी थी। It was dark, ये तारीख थी, and old, और पुरानी थी, like a winter's night, मौसम सरमा की रात की तरह, through all the year season, साल के तमाम मौसमों में। तो ज़मीन जब बहुत छोटी थी तो साल के तमाम मौसमों में ये जो थी ना तारीख थी और पुरानी थी, और ये बिल्कुल ऐसे थी जैसे सर्दियों की कोई रात होती है। गुल वॉज द कस्टोडियन ऑफ डे लाइट। गुल उजाले का निगरान था, कस्टोडियन था। गुल वॉज द कस्टोडियन, गुल निगरान था, ऑफ डे लाइट, उजाले का या दिन की रोशनी का। एंड ही केप्ट इट लॉक्ड टाइट इन अ सैडर बॉक्स बीनीथ हिज विंग। एंड ही केप्ट इट लॉक्ड, वो इसको ताले में रखता टाइट, बड़ी मजबूती के साथ, इन अ सैडर बॉक्स, देवदार के बने एक डिब्बे में, बीनीथ हिज विंग, अपने विंग के नीचे, पर के नीचे। तो जो गुल था ये कस्टोडियन था डे लाइट का, और ये डे लाइट को इसने एक देवदार के डिब्बे के अंदर बंद करके मजबूती के साथ ताला लगाया हुआ था, और इसको कहाँ रखा हुआ था? अपने विंग के नीचे, पर के नीचे। बीइंग कस्टोडियन मेड गुल फील वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि वो इसका निगरान था तो गुल जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम समझता था। एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू लूज हिज पोजिशन, वो नहीं चाहता था कि वो अपने ओहदे को खो दे, बाय लेटिंग डे लाइट आउट ऑफ द बॉक्स, उजाले को डिब्बे में से बाहर निकाल कर। यानी वो इसकी हिफाजत करता, इसको अपने विंग के नीचे मजबूती के साथ संभाल के रखता, और वो अपने ओहदे को जो उसको वदीयत किया गया था, कुदरत ने उसको दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे ये आप समझ लें कि ये एक दास्तान है, कहानी है। जो कहानियाँ होती हैं उनका कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, उनकी हकीकत नहीं होती। तो जो गुल था ये कस्टोडियन था डे लाइट का, इसने डिब्बे के अंदर बंद करके विंग के अंदर छुपाया हुआ था, और उसको वो इसकी बड़ी अहमियत समझता था कि उसको इसका कस्टोडियन बनाया गया। ही इज़ टू वेन, वो बहुत ज़्यादा मगरूर है। स्क्रीच्ड आउल, उल्लू चीहा, एट ए मीटिंग ऑफ द पीपल, लोगों के एक इज्तमा में, उपान मीटिंग हिल, मीटिंग वाली पहाड़ी में। यानी एक पहाड़ी थी जहाँ पे लोग इकट्ठे थे, और वहाँ पे उल्लू ने चीख के कहा कि ये जो गुल है ये वेन है, ये तो बहुत ज़्यादा मगरूर है। वी कैन नेवर ट्रैवल इन दिस डार्कनेस टू आवर हाफ होम्स इन दिस साउथ, क्राइड रॉबिन। रॉबिन एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसको रॉबिन कहते हैं। तो रॉबिन जो है ना, इसने चीख मार के ऊंची आवाज़ से कहा, वी कैन नेवर ट्रैवल, हम सफ़र नहीं कर सकते, इन दिस डार्कनेस, इस तारीकी में, टू आवर हाफ होम्स इन दिस साउथ,
इस जनूब में अपने आधे घरों में। तो आपको पता है बर्ड्स माइग्रेट करते हैं जब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये माइग्रेट करके साउथ की तरफ आ जाते हैं। तो इनके आधे घर साउथ में होते हैं और आधे घर नॉर्थ में होते हैं। तो रॉबिन कह रहा है कि चूँकि अंधेरा है, तारीकी है दुनिया में, ये उस ज़माने की कदीम ज़माने की बात की जा रही है, तो हम तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते इस तारीकी में, हमारे आधे घर साउथ में, आधे घर हमारे नॉर्थ में है। तो उस पर रॉबिन ने बड़ा चीख मार के कहा, हर ब्रेस्ट वॉज ब्लीच्ड ऑफ कलर फॉर द लैक ऑफ लाइट। रोशनी चूँकि कम थी लिहाजा उसका जो सीना था उसका रंग भी सफ़ेद पड़ चुका था। गुल एग्री टू कम टू द मीटिंग। गुल ने भी उस मीटिंग में आने पर रजामंदी ज़ाहिर की, बट इट वॉज क्लियर, लेकिन ये बात वाजे थी, व्हेन ही केम, कि वो जब आया, दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू चेंज हिज माइंड, तो वो कोई अपना जहन बदलने नहीं जा रहा था, और लिसन टू व्हाट रेवन सेड, और रेवन की पहाड़ी कवे की बात को सुनने नहीं जा रहा था। ही हैड कम ओनली बिकॉज इट मेड हिम फील इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव रेवन प्लीडिंग विद हिम। ही हैड कम ओनली बिकॉज, वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए आया, इट मेड हिम फील इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि वो अपनी अहमियत को महसूस कर रहा था, टू हैव रेवन प्लीडिंग विद हिम, कि रेवन जो पहाड़ी कवा है वो उसके सामने इल्तिजाएं कर रहा था। आई वॉज मेड कस्टोडियन ऑफ डे लाइट इन द बिगनिंग ऑफ थिंग्स। जब चीज़ों का आगाज़ हुआ तो मुझे सूरज की रोशनी का निगरान बना दिया गया। सेड गुल, गुल ने कहा, आई एम टू कीप डे लाइट सेफ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं डे लाइट को, सूरज की रोशनी को महफूज रखूं, एंड आई विल कीप इट सेफ, और मैं इसको ज़रूर महफूज रखूंगा। एंड ही कर्व्ड हिज स्विंग टाइटर अराउंड दी सैडल बॉक्स, और उसने वो जो देवदार का डिब्बा था जिसमें सूरज की रोशनी को महफूज किया हुआ था, उसके गिर्द अपनी गिरफ्त को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। रेवन हैड रन आउट ऑफ वर्ड्स टू मेक गुल सी द पीपल्स नीड फॉर लाइट। रेवन जो पहाड़ी कवा है, रन आउट ऑफ वर्ड्स, उसके पास अल्फाज नहीं थे, टू मेक गुल सी द पीपल्स नीड फॉर द लाइट, कि वो गुल को कायल कर सके कि लोगों को कितनी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत थी। ही थॉट एंग्रीली टू हिमसेल्फ, उसने बड़े गुस्से के साथ अंदर ही अंदर सोचा, आई विश दिस गुल वुड स्टेप ऑन ए लॉर्ड थान। मेरी ख्वाहिश है कि किसी तरह गुल का जो पाँव है वो किसी बड़े कांटे के ऊपर आ जाए। नो सूनर हैड ही शेप्ड हिज दिस थॉट दैन गुल क्राइड आउट। अभी उसने अपने दिलो दिमाग में इस सोच को शक्ल भी दी थी कि गुल गुल जो है वो चीख पड़ा, स्क्वी माई फुट, हाय मेरा पाँव, अ थॉर्न कज़न, मेरे दोस्त एक कांटा, आस्क्ड रेवन इनोसेंटली। तो रेवन जो पहाड़ी का, उसने बड़ी मासूमियत से कहा, लेट मी सी, आई विल टेक इट आउट फॉर यू, मुझे देखने दो, मैं इसको तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। बट ऑफ कोर्स इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी द थॉर्न टू रिमूव इट। लेकिन बिलाशुबा इतनी तारीकी थी कि वो बिल्कुल ना देख सका और के कांटे को वो निकाल सके, कि तारीकी इतनी ज़्यादा थी कि जो रेवन पहाड़ी का कवा है वो बिल्कुल ना देख सका और वो कांटे को निकाल ना सका। आई मस्ट हैव लाइट टू टेक आउट द थॉर्न, मेरे पास कुछ ना कुछ रोशनी होनी चाहिए इस कांटे को निकालने के लिए, सेड रेवन। रेवन ने कहा, लाइट नेवर, सेड गुल, रोशनी कभी भी नहीं, गुल ने कहा। देन द थॉर्न विल रिमेन, तो फिर कांटा भी वहीं रहेगा। गुल कंप्लेंट एंड हॉप्ड ऑन वन फुट एंड वेप्ट, गुल शिकायतें करने लगा और वो एक पाँव पे फुदकने लगा और रोता रहा। एंड ही फाइनली ओपन हिज सैडल बॉक्स अ क्रैक, और बिलहर उसने अपने जो देवदार का लकड़ी का बना हुआ डिब्बा था उसमें थोड़ी सी दर्ज पैदा की। अ क्रैक सो नैरो दैट आउट ग्लैंस्ड अ शाफ्ट ऑफ लाइट नो ब्राइटर दैन अ सिंगल स्टार, इतनी बारीक, इतनी तंग किस्म की दर्ज पैदा की कि उसमें से रोशनी की एक छोटी सी किरण निकली, वो इतनी ही रोशन थी जैसे किसी एक सितारे की रोशनी होती है। रेवन पुट हिज हैंड टू गुल्स फुट, पहाड़ी कवे ने गुल के पाँव पर अपना हाथ रखा। देन प्रिटेंडेड नॉट टू सी द थॉर्न, और ऐसे जाहिर किया जैसे उसको कांटा नजर नहीं आ रहा। इंस्टेड ही पुश्ड इट इन डीपर, बल्कि उसने इसको मजीद अंदर की तरफ धंसा दिया। स्क्वीज क्राइड गुल, हाय गुल चीहा, माई फुट, मेरा पाँव, मोर लाइट शाउटेड रेवन।
पहाड़ी कव्वे ने भी ऊंची आवाज़ से बोला, मज़ीद रोशनी, मज़ीद रोशनी। एंड द लिड ऑफ द बॉक्स रेज्ड ए फर्दर क्रैक, और जो बॉक्स जो डिब्बा है उसका जो ढक्कन था उसमें से थोड़ी सी दर्ज और उभरी। सो दैट लाइट ग्लीम्ड फोर्थ लाइक ए विंटर मून, और रोशनी इतनी निकली जैसे सर्दियों का चांदनी होती है, चांद की रोशनी होती है। देन रेवन रीच्ड अगेन फॉर द थॉर्न एंड पुश्ड इट इवन फर्दर इनटू द सॉफ्ट फ्लैश ऑफ गुल्स फुट। जो पहाड़ी कव्वा है ये फिर कांटे की तरफ गया और इसको मज़ीद उसके नरम गोश्त के अंदर धकेल दिया। गुल का जो पाँव है उसके नरम गोश्त के अंदर इसको मज़ीद अंदर कर दिया। मोर लाइट रोड रेवन, रेवन फिर दाड़ा, मज़ीद रोशनी। स्क्वी स्क्वी स्क्वी, हाय हाय हाय, स्क्रीम्ड गुल, गुल चीखता रहा। एंड इन हिज पेन ही फ्लंग ऑफ द लिड ऑफ द सैडर बॉक्स, और अपनी दर्द के अंदर कराहते हुए उसने वो जो देवदार का डिब्बा था उसके ढकने को हटा दिया। लाइक ए मॉल्टन फिश द सन स्लिदर्ड फ्रॉम द बॉक्स, एक पिघली हुई मच्छी की तरह सूरज बॉक्स में से, डिब्बे में से बाहर निकल गया। एंड लाइट एंड वार्मथ ब्लेज्ड आउट ओवर द वर्ल्ड, और रोशनी और गर्मी ने पूरी दुनिया को चमका दिया। नॉर वाज इट एवर टू बी रिकैप्चर्ड, और ये दोबारा काबू में आने के लिए नहीं था। नो मैटर हाउ लाउडली और हाउ सैडली गुल कॉल्ड टू इट टू रिटर्न टू इट्स सेफ हाइडिंग प्लेस बीनीथ हिज विंग, और ये कोई मसला नहीं था कि गुल कितनी ऊंची आवाज़ और कितनी उदासी से इसको बुलाती रही कि वो वापस वो जो छुपने की जगह थी, महफूज जगह थी, उसके पर के नीचे वहाँ पे वापस आ जाए। तो जी स्टूडेंट, ये स्टोरी है। नो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहानी को बार बार पढ़ें ताकि आपको इसका समझ आ सके। थोड़ी सी मुश्किल है, ये लिटरेरी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो नीचे सवालात के जवाब आपने देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे 4 बयानात दिए गए हैं। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। तो जो इस कहानी का जो मेन आइडिया है, मरकजी ख्याल है, इसको ज़्यादा जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसको आप चुनें। तो नंबर ए है, द रिमूवल ऑफ द थॉर्न फ्रॉम द रेवन्स फुट। इस कहानी को पढ़ के हमें ये ख्याल आता है कि कांटे को हटाना पहाड़ी कव्वे के पाँव से। तो ये है, इसका बनता है। नंबर बी, द मीटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स upon मीटिंग हिल। जो मीटिंग हिल थी, मुलाकात की पहाड़ी थी, वहाँ पे जानवरों और परिंदों की आपस में मुलाकात। नंबर सी, द रिलीज ऑफ डे लाइट ओवर द अर्थ। ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी का रिलीज होना, रिहा हो जाना। नंबर डी, द कैप्चर ऑफ डे लाइट इन द सैडर बॉक्स, या फिर देवदार के डिब्बे में सूरज की रोशनी को बंद करना। तो इनको जब गौर से देखते हैं तो इसका सी आंसर करेक्ट है, द रिलीज ऑफ डे लाइट ओवर द अर्थ। सूरज की रोशनी का ज़मीन के ऊपर रहा हो जाना या फैल जाना। तो क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टी इफ़ इट इज़ ट्रू और एफ इट इज़ फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और दुरुस्त होने पे ट्रू टी लिखें और फॉल्स होने पे एफ लिखें। तो फर्स्ट है, रेवन एंड गुल आर बर्ड्स। रेवन और गुल बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। तो ये आप देख के गौर से देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 2, गुल एंड रेवन आर रिलेटेड। गुल और रेवन का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। सी, रेवन फेल्ट इंपॉर्टेंट बीइंग कस्टोडियन ऑफ डे लाइट। रेवन डे लाइट का कस्टोडियन होने के नाते अपने आप को अहम समझता था। डी, डे लाइट वॉज केप्ट अंडर ए विंग। डे लाइट को एक पर के नीचे रखा गया था। नंबर ई, रेवन पुश्ड अ थॉर्न इनटू गुल्स फुट। रेवन ने गुल के पाँव में एक कांटा घुसा दिया। एफ, गुल एट वंस ओपन द बॉक्स फॉर रेवन टू सी द थॉर्न। गुल ने फौरी तौर पर डिब्बा खोल दिया ताकि रेवन जो है ना वो कांटे को देख सके। जी, द सन स्लिप्ड आउट ऑफ द बॉक्स। जो सूरज था वो फिसल कर बॉक्स में से निकल गया। नंबर एच, गेल रॉबिन्सन इज़ द ऑथर ऑफ द टेल। गेल रॉबिन्सन इस कहानी का ऑथर है, मुसन्नफ़ है। तो ये आंसर भी इन्होंने दे दिया। स्टेटमेंट ए, बी एंड जी आर ट्रू। स्टेटमेंट सी, डी, ई, एफ एंड एच आर फॉल्स। तो ये आप भी गौर करें, पहले खुद देखें और उसके बाद आंसर जो दिए गए हैं इनके ऊपर गौर करें। ट्राई टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। नंबर 1, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। यह कहानी किस चीज़ के बारे में है। नंबर 2, व्हाट नेचुरल इवेंट द राइटर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी। वो कौन सा कुदरती इवेंट है, वाक़या है जिसको इस कहानी में राइटर ने वजाहत करने की कोशिश की है। 3, व्हाट इज़ अ मिथ। मिथ क्या होता है।
तो मिथ ये स्टोरी होती है जो कि ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए से मुख्तलिफ नस्लों में ट्रैवल करती करती आती है, और इसके अंदर हकीकत कोई नहीं होती। ये इसको हम फेबल या दास्तान भी कहते हैं, और इसके अंदर कोई वाक़या, कोई स्टोरी, कोई कहानी बयान की जाती है, उसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, लेकिन उसमें हकीकत नहीं होती। आगे चलें जी। इट इज़ एन एंशंट स्टोरी कंटेनिंग मैजिकल एंड रिलीजियस आइडियाज़। ये नीचे एक और स्टोरी दी जा रही है। ये एक कदीम कहानी है जिसके अंदर जादुई और मजहबी ख्यालात दिए गए हैं। इट डिस्क्राइब्स एन अर्ली अटैम्प्ट ऑफ द मैनकाइंड टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग एंड टू गिव मीनिंग टू लाइफ। इट डिस्क्राइब्स एन अर्ली अटैम्प्ट। ये एक बहुत पुरानी कोशिश के हवाले को बयान करती है ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के, टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, कि वो अपने इर्द गिर्द को समझ सकें, एंड टू गिव मीनिंग टू लाइफ, और ज़िंदगी को मतलब दे सकें। ये आगे एक और कहानी दी गई है। एन ऑनेस्ट, प्लेन, सेंसिबल कंट्री माउस इज सेड टू हैव एंटरटेन्ड इन हिज होल वन डे अ फाइन माउस ऑफ द टाउन। तो इसके दो करैक्टर हैं। एक कंट्री माउस है जो कि रहता है कंट्री साइड में, देहाती इलाके में, और एक माउस ऑफ द टाउन है, यानी टाउन में रहने वाला एक माउस, चूहा, और एक शहरी चूहा और एक देहाती चूहा। इनकी कहानी है। तो एन ऑनेस्ट, प्लेन, सेंसिबल कंट्री माउस, एक बड़ा ईमानदार, बड़ा सादा सा लेकिन समझदार कंट्री माउस, देहाती इलाके का चूहा, इज सेड टू हैव एंटरटेन्ड इन हिज होल। कहा जाता है कि उसने दावत की अपने होल के अंदर, अपने बिल के अंदर, वन डे, एक रोज़, ए फाइन माउस ऑफ द टाउन, एक बड़े उम्दा दिखाई देने वाले चूहे की जो शहर से आया था। तो एक देहाती, सादा किस्म का, ईमानदार किस्म का चूहा, तो उसने अपने बिल के अंदर एक दिन एक शहर से आए हुए बड़े सोफिस्टिकेटेड नज़र आने वाले, बड़े नाइस नज़र आने वाले चूहे की दावत की। हैविंग फार्मरली बिन प्ले फेलोज टुगेदर, चूँकि पहले पहल वो आपस में साथी थे, इकट्ठे उन्हें बचपन गुजारा हुआ था। दे वर ओल्ड एक्वेंटेंसेस, तो वो पुराने शनासा थे एक दूसरे के। विच सर्व्ड एज एन अपॉलॉजी फॉर द विजिट, और ये जो उनकी मुलाकात थी इसमें इस चीज़ ने उनकी बड़ी मदद की। होएवर एज मास्टर ऑफ द हाउस, ताहम घर का मालिक होने के नाते, ही थॉट हिमसेल्फ ओब्लाइज टू डू द ऑनर्स ऑफ इट। तो जो देहाती चूहा था वो घर का मालिक था, तो उसने सोचा कि वो जो है ना वो जो शहरी चूहा है उसकी अच्छी तरह से इज़्ज़त करे, उसकी इज़्ज़त अफजाई करे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तमाम हवालों से, एंड टू मेक एज ग्रेट ए स्ट्रेंजर ऑफ दिस गेस्ट एज पॉसिबल ही कुड। और ये जो उसका मेहमान था उसको कतई तौर पे किसी किस्म की अजनबियत में महसूस ना हो, तो जहाँ तक हो सके उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी इज़्ज़त करे। इन आर्डर टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, ही सेट बिफोर हिम ए रिजर्व ऑफ डेलिकेट ग्रे पीस एंड मीट, अ डिश ऑफ फाइन ओट मील, सम पेयरिंग्स ऑफ न्यू चीज़, एंड टू क्राउन ऑल विद ए डेजर्ट, अ रेमिनेंट ऑफ ए चार्मिंग मेलो एप्पल। इन आर्डर टू डू दिस, ये ऐसा करने के लिए, ही सेट बिफोर हिम अ रिजर्व ऑफ डेलिकेट ग्रे पीस, उसने एक बहुत बड़ा ज़हीरा उसके सामने, नरमो नाजुक ग्रे कलर के, सुरमई कलर के मटर के दाने उसके आगे रखे, मीट, गोश्त रखा, अ डिश ऑफ फाइन ओट मील, एक उम्दा किस्म के दलिए की प्लेट रखी, सम पेयरिंग्स ऑफ न्यू चीज़, उसके सामने नए पनीर के टुकड़े रखे, एंड टू क्राउन ऑल विद ए डेजर्ट, और आहर में इस सब के में उसने मीठा रखा, उसको पेश किया। अ रेमिनेंट ऑफ ए चार्मिंग मेलो एप्पल, जो एक दिलकश मीठे सेब के टुकड़े थे, तो वो भी उसको उसने पेश किए। इन गुड मैनर्स हर फोरबोर टू ईट एनी हिमसेल्फ, लेस्ट द स्ट्रेंजर शुड नॉट हैव एनफ, बट दैट ही माइट seemed to bear the other company, sat and nibbled a piece of wheaten straw very busily। तो गौर से ज़रा सुने। इन गुड मैनर्स, जो अच्छे अतवार होते हैं, हर फोरबो टू ईट एनी हिमसेल्फ, के अच्छे तौर तरीक़ों में ये होता है कि उसका जो दोस्त है, उसका जो साथी है, वो ख़ुद कुछ खाए। लेस्ट स्ट्रेंजर शुड नॉट हैव एनफ, क्योंकि जो अजनबी होते हैं वो ज़्यादा नहीं लेते, जब वो कहीं पे आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद से शुरू नहीं करें, बट दैट ही माइट सीम टू बियर द अदर कंपनी, लिहाजा उसको कंपनी देने के लिए सैट, तो वो बैठ गया, एंड निबल्ड ए पीस ऑफ व्हीटन स्ट्रॉ, और गंदम के एक तिनके को मुंह से कुतरने लगा,
वेरी बिजीली, और अपने मेहमान को अपने आप को मसरूफ शो किया. एट लास्ट सेट द स्पार्क ऑफ द टाउन, आखिरकार जो स्पार्क ऑफ द टाउन थी, ये स्पार्क ऑफ द टाउन फ्रेज यूज़ की गई है, यानी कस्बे की जो चंगारी, स्पार्क मतलब चंगारी होता है, स्पार्क ऑफ द टाउन कस्बे की चंगारी, यानी ये उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है शहरी चूहे के लिए, कि जो शहर से आया हुआ था. ओल्ड क्रोनी, उस वो बोल पड़ा, ओल्ड क्रोनी मेरे पुराने दोस्त, गिव मी लीव टू बी ए लिटिल फ्री विद यू, मुझे रुख्सत दो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा आज़ादाना बातचीत करूं. हाउ कैन यू बियर टू लिव इन दिस नास्टी डर्टी मेलनकॉली होर हेयर, तुम किस तरह बर्दाश्त करते हो कि इस बेहुदा किस्म के, गदले किस्म के और उदासी से भरपूर बिल में, सुराख में रहते हो, विद नथिंग बट वुड्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है, एंड मीडोज चरागाहें हैं, एंड माउंटेन्स और पहाड़ियाँ हैं, एंड रिवुलेट्स अबाउट यू, और इर्द गिर्द छोटे छोटे नदी नाले हैं, तो यहाँ पे तुम कैसे रह लेते हो. तो दावत के बाद वो जो शहरी चूहा था उसने ये कमेंट्स पास किए. नॉट प्रीफर द कन्वर्जेशन ऑफ द वर्ल्ड टू द chirping of birds and the splendor of a court to the rude aspect of an uncultivated desert. Do you not prefer, क्या तुम तरजीह नहीं देते, the conversation of the world, दुनिया के बारे में गुफ्तगू की जाए, to the chirping of birds, बजाय इसके कि परिंदों की चहचहाहट को सुना जाए. क्या तुम परिंदों की चहचहाहट को सुनने की बजाय दुनिया के बारे में बात करने को तरजीह नहीं देते. एंड द स्प्लेंडर ऑफ ए कोर्ट, और किसी दरबार की का जो शान शौकत होता है उसकी बात की जाए, उसको तरजीह दी जाए. टू द रूड एस्पेक्ट ऑफ एन अनकल्टिवेटेड डेजर्ट, बजाय इसके कि एक जो तकलीफ दह पहलू होता है एक गैर काशुदा सहरा का, सहरा के अंदर कोई चीज़ काश्त नहीं होती, हम उसकी बातें करें. बेहतर नहीं कि हम किसी दरबार की जो शान शौकत है उसकी बात करें. कम टेक माई वर्ड फॉर इट, आओ मेरी बात को समझ लो. यू विल फाइंड इट चेंज फॉर द बेटर, तुम्हें तब्दीली मिलेगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगी. नेवर स्टैंड कंसिडरिंग, खड़े मत सोचते रहो, बट अवे दिस मोमेंट, इस मौके से फ़ायदा उठाओ. रिमेंबर वी आर नॉट इमॉर्टल, याद रखो हम गैर फ़ानी नहीं हैं, यानी हमें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है. एंड देयर फोर वी हैव नो टाइम टू लूज़, लिहाजा हमारे पास खोने के लिए वक्त नहीं. मेक श्योर ऑफ टूडे, आज को यकीनी बना लो. एंड स्पेंड इट एज एग्रीबली एज यू कैन, और अपनी मर्जी के मुताबिक जितना कर सकते हो इसको गुजारो. यू नो नॉट वट मे हैपन टुमारो, तुम नहीं जानते आने वाले कल को क्या होगा. इन शॉर्ट, मुख्तसरन, दीज एंड सच लाइक आर्गूमेंट्स, ये और इस तरह के जो दलाइल थे, प्रीवेल्ड, वो असर कर गए, छा गए, प्रीवेल कर गए. एंड हिज कंट्री अक्वेंटेंस, और उसका जो देहाती शनासा था, दोस्त था, वॉज रिजॉल्व टू गो टू टाउन, वो कस्बे जाने के लिए रजामंद हो गया. दैट नाइट, उसी रात शहर जाने के लिए, टाउन जाने के लिए रजामंद हो गया. सो दे बोथ सेट आउट upon their जर्नी टुगेदर, लिहाजा उन्होंने अपना सफ़र, दोनों ने अपना सफ़र शुरू किया. सो दे बोथ सेट आउट upon their जर्नी टुगेदर, लिहाजा वो इकट्ठे अपने सफ़र के लिए निकले. प्रपोजिंग टू स्टीक इन आफ्टर द क्लोज ऑफ द इवनिंग, और उन्होंने आपस में तय किया कि वो शाम होने के बाद स्नीक इन, चुपके से निकल जाएंगे. दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया. एंड अबाउट मिड नाइट मेड देयर एंट्री इनटू ए सर्टन ग्रेट हाउस, और आधी रात के वक्त एक बहुत बड़े घर में उनका दाखिला हुआ. वेयर देयर हैड बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट द डे बिफोर, जहाँ एक दिन पहले एक गैर मामूली किस्म की कोई तफरीही प्रोग्राम या कोई खाने की दावत वगैरह हुई थी. एंड सेवरल टिटबिट्स, और बहुत सारी बची कुची चीज़ें, विच सम ऑफ द सर्वेंट हैज़ परलाइंड, जो नौकरों वगैरह ने साफ़ की थी, वर हिड अंडर द सीट ऑफ ए विंडो, वो एक खिड़की के साथ नशिस्त पड़ी थी, उसके नीचे छुपी पड़ी थी. इन नौकरों ने चीज़ों को सफाई सुथराई करके तो खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो एक जो खिड़की थी उसके नीचे सीट पड़ी हुई थी, नशिस्त थी, उसके नीचे रख दी हुई थी. द कंट्री गेस्ट was immediately placed in the midst of a rich Persian carpet. The country guest, देहाती मेहमान जो था, उसको फौरी तौर पर एक ईरानी क्लीन के दरमियान बैठा दिया गया. एंड नाउ इट वाज
द कोर्टियर्स टर्न टू एंटरटेन, और अब कोर्टियर की, दरबारी की या जो मेज़बान था उसकी बारी थी कि वो एंटरटेन करे, उसकी खातर तवाज़ु करे. हु इंडीड acquitted himself in that capacity with the utmost readiness and address, who indeed जो बिलाशुबा acquitted himself in that capacity, उसके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद थी with the utmost readiness and address कि वो उसको अपने मेहमान को मुहातब कैसे करता और कैसी तैयारी के साथ वो उसको एंटरटेन कर रहा था, उसकी खातर तवाज़ु कर रहा था. चेंजिंग द कोर्सेज एज एलिजेंटली, वो बड़े शाहाना तरीके से, बड़े शानदार तरीके से खाने के मुख्तलिफ जो दौर थे उनको तब्दील करता. एंड टेस्टिंग एवरीथिंग फर्स्ट एज जुडिशियसली एज एनी क्लर्क ऑफ द किचन, और जैसे जो किचन का कोई बावर्ची होता है वो बड़े माहिराना अंदाज में खाने को पहले चेक करता है, खुद टेस्ट करता है, उसका जायका लेता है, फिर खाना मेहमान को पेश करता है. वो इसी तरह कर रहा था. द अदर सैट एंड एंजॉयड हिमसेल्फ लाइक ए डिलाइटेड एपिक्यूर, और जो दूसरा था वो बैठा था और लुत्फानंदोज़ हो रहा था, और जैसे कोई बड़ा खुशबाश किस्म का पेटू होता है, खुश खुराक होता है. एपिक्यूर पेटू या खुश खुराक, यानी वो इस तरह का मुजाहरा कर रहा था कि वो बड़ा खुश खुराक है और चीज़ों को मज़े से खा रहा था. टिकल्ड टू, ये टू है, टॉट लिखा हुआ, टिकल्ड टू द लास्ट डिग्री विद दिस न्यू टर्न ऑफ हिज अफेयर्स, और ये जो नए किस्म के मामलात उसके साथ हो रहे थे उनसे आखिरी दर्जे तक वो जो था ना महजूज हो रहा था, उनसे लज़्ज़त ले रहा था. When on sudden a noise of somebody opening the door made, फिर अचानक किसी के दरवाजे को खोलने का शोर बरामद हुआ. Made them start from their seats, और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी नशिस्तों से उठें. And scuttle in confusion about the dining room, और वो जल्दी जल्दी में scuttle in घुस गए, परेशानी के अंदर जल्दी से घुस गए खाने वाले कमरे में. आवर कंट्री फ्रेंड, हमारा जो देहाती दोस्त था, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर, वॉज रेडी टू डाई विद फियर, वो खौफ से मरने के लिए तैयार हो चुका था. एट द बार्किंग ऑफ ए ह्यूज मास्टिफ आर टू, जब उसने भौंकने की आवाज़ सुनी एक बहुत बड़े कुत्ते की या दो कुत्तों की. विच ओपन देयर थ्रोट्स, जिन्होंने अपने मुंह खोले हुए थे. जस्ट अबाउट द सेम टाइम, एक ही वक्त में. एंड मेड द होल हाउस इको, और पूरे घर में उनकी वजह से, उनके भौंकने की वजह से गूंज पैदा हो रही थी. एट लास्ट रिकवरिंग हिमसेल्फ, आखिरकार अपने आप को संभालते हुए, वेल अच्छा, सेड ही, उसने कहा, इफ दिस बी योर टाउन लाइफ, अगर यही तुम्हारी शहर की जिंदगी है, मच गुड मे इट डू, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है. यू गिव मी माई पुअर क्वाइट होल अगेन, तुम मुझे मेरा जो गरीब छोटा सा बिल है, सुराख है, वो मुझे वापस कर दो. विद माई होमली बट कंफर्टेबल ग्रे पीस, जहाँ मेरे घरेलू किस्म के लेकिन बड़े मज़ेदार किस्म के सुरई रंग के मटर के दाने पड़े हैं. तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है. डज दी फेबल टीच यू एनी लेसन, क्या ये फेबल जो दास्तान है आपको कोई सबक सिखाती है? तो पॉसिबल आंसर इसका ये होगा, टू ईच हिज ओन एनवायरनमेंट, हर किसी के लिए उसका अपना माहौल होता है, यानी जो जहाँ रहता है जिस माहौल में, उसके लिए वही बेहतर होता है. हाउ इम्पॉर्टेंट आर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन लाइफ, ज़िंदगी में आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ कितने ज़रूरी हैं हम हैं. रीडिंग एक्सरसाइज के साथ, जस्ट रीड द स्टोरीज, डू नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी, इन कहानियों को पढ़िए, इनको डिक्शनरी के अंदर तलाश करने की कोशिश ना कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन द टू स्टोरीज, क्या इन दो कहानियों में कोई चीज़ कॉमन, कोई मुश्तरका नज़र आती है? क्वेश्चन नंबर 2, आर देयर एनी स्पेसिफिक लेसन्स द ऑथर्स वांट यू टू लर्न, क्या कोई ख़ास सबक जो इन कहानियों के मुसन्निफ़ीन हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं? दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेसन, और इसके साथ ही हम अपने पहले सबक के आखिर में पहुंच गए. लेट अस रिकैपिटुलेट रिकॉल व्हाट वी लर्न टुडे, आइए दोहराएं कि आज हमने क्या सीखा. वी लर्न टू यूज़ ए डिक्शनरी, हमने डिक्शनरी का इस्तेमाल सीखा. देन वी रेड सिंपल टेक्स्ट टू फाइंड द जनरल मीनिंग, फिर हमने सादा किस्म के टेक्स्ट पढ़े और आम मफहूम को समझने की कोशिश की. कंसल्ट योर रीडिंग पैकेज फॉर असाइनमेंट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट लेसन, आपका जो रीडिंग पैकेज है असाइनमेंट्स के लिए, इसको अच्छी तरह पढ़ें पहले लेसन के लिए. योर नेक्स्ट लेसन विल डील विद यूजिंग द डिक्शनरी, आपका जो अगला लेसन है ये डिक्शनरी के इस्तेमाल के हवाले से होगा. फॉर लर्निंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ताकि इंग्लिश अल्फाज का जो तलफ़्फ़ुज़ है
उसको हम सीख सकें। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारे फर्स्ट लेसन का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एक और इंफॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।